हमें संबोधित करें। जयंत पाटिल साहब हमारे मार्गदर्शक हैं और हमेशा फोन जयंत पाटिल साहब। हमारे सभी के नेता आदरणीय पवार साहब, मास्टर पीताम्बर जी, डॉक्टर योगानंद जी शास्त्री जी, जितेंद्र रावत जी, नरेंद्र वर्मा जी, सिराज मेहंदी जी, सोनिया दुहान, धीरज शर्मा, पीसी चाको जी, नसीम सिद्दीकी जी, शब्बीर विद्रोही जी, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, प्रदेश के सारे देश से आए हुए प्रतिनिधि भाई और बहनों, हमारे सभी के भाषण की दिशा जनता पार्टी के खिलाफ जो भूमिका देश के हर कोने में दिखाई देती है वो हम सामने रख रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र से कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़ के गए, चंद लोग जाके बाजू में बैठ के बोलते हमारी पार्टी ही सच की पार्टी है। शायद ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जोक होगा। महाराष्ट्र से पूरे देश के हर इलाके से आप सब आए हैं। जितने राज्यों में हमारी पार्टी है, लगभग सभी राज्यों के प्रेसिडेंट और कार्यकारिणी के हमारे सभी साथियों ने पवार साहब ही हमारे लीडर है, ये अभी नहीं बार बार कहा है। आप सभी लोग तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद थे, जहां हमने सभी ने हाथ ऊपर करके पवार साहब को चुना देश के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में। उसी समय पवार साहब को सब अधिकार भी दिए गए थे और पूरे देश के लोग वहां मौजूद थे, सारे डेलीगेट्स वहां मौजूद थे। अब तालकटोरा में जो इलेक्शन हुआ वो गैर कानूनी है, ऐसे बताने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के सामने होने वाली है कल। आप सब यहां आके आप सबका अभिप्राय, आपके सारे लोगों की दिशा निश्चित स्वरूप से पूरे देश के सामने इस व्यासपीठ से रखे। इसलिए मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, इसलिए आपका सबका आभारी मानता हूं। महाराष्ट्र में किसी गांव में अगर आप गए, छोटे से छोटे लड़के को भी पूछे महाराष्ट्र की अगली सरकार किसकी आएगी, तो लोग बोलते शरद पवार जी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र में आएगी। पवार साहब के पीछे हम सारे लोग हैं, उद्धव ठाकरे के पीछे है, कांग्रेस के पीछे है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये 4-6 महीने का खेल है। पार्लियामेंट होने के बाद महाराष्ट्र की स्थिति बहुत बदलती हुई आपको नजर में आएगी और जब तक हम विधानसभा के चुनाव को पहुंचेंगे तो न देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए देश में हर स्टेट में जो भी सामने बड़ी पार्टी है उसको तोड़ने की कामगिरी आज सामने से हो रही है। अभी लोग कहने लगे कि अब आने वाले दिनों में शायद दूसरे आसपास के देश के ऊपर हमला किया जाएगा, फिर एक बार पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और हम चुन के आएंगे। यहां जब कोई दुर्बल होता है, वीक होता है, तब ऐसे साहस पे आदमी उतरता है। मुझे लगता है कि देश के हर कोने में और खास तौर पे महाराष्ट्र की जब बात है, महाराष्ट्र में लोग
तय कर चुके हैं कि महाराष्ट्र से भाजपा को हटाना। और जो चीजें महाराष्ट्र में हुई है पिछले साल में, 2 पार्टियां टूटी है और जो तोड़ के बाजू में गए हैं उनको राज्य में मंत्रिमंडल में लिया गया है। कुछ दिनों के पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी ही पार्टी पे एक आरोप लगाया था, जो उसके पहले एक चुनाव में भी वो लगा चुके हैं। उसके बाद 4 दिन के बाद हमारे स्टेट में हमारे साथ के कुछ लोग उस तरफ गए। शायद आपको नाम बड़े लगते होंगे, लेकिन कार्यकर्ता महाराष्ट्र का जैसे कि वैसे है। आप एफिडेविट देखेंगे तो पवार साहब के पीछे 75 से 80% महाराष्ट्र का कार्यकर्ता एफिडेविट दे चुका है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मेरा सवाल यही है और मेरी शंका है कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में है, कोई नागालैंड और महाराष्ट्र के ऊपर इतना ही मर्यादित नहीं है। ठीक है, वो दो राज्यों में हमारे विधायक चुन के आए हैं, लेकिन हमारा कश्मीर का कार्यकर्ता है, हमारा हरियाणा का कार्यकर्ता है, हमारा यूनिट यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, जो केरला में है। पूरे देश में 23-24 राज्यों से ज्यादा राज्यों में हमारा यूनिट है, एनसीपी का यूनिट है। और ये सारे लोग कहते हैं कि हमारे नेता पवार साहब। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बारे में एक निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने कहा है कि विधायक कहां जाते हैं उसके पीछे पार्टी नहीं जाएगी, पार्टी तो पार्टी की जगह रहेंगी, विधायक को कहीं जाना है तो जाने दीजिए। और वही मामला राष्ट्रवादी के बारे में भी है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कल 6 तारीख को कुछ कार्रवाई होगी, यानी हियरिंग होगा। मुझे लगता है कि उनके तरफ से योग्य निर्णय आएगा। आप सबका यहां आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने फिर एक बार पवार साहब के नेतृत्व के पीछे आपका सपोर्ट दिया है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन जाति निहाय गणना ये बहुत अहम मुद्दा है और मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस आदरणीय पवार साहब खुद इसका आग्रह कर चुके हैं। पूरे देश में जात निहाय गणना हो गई तो मुझे लगता है सभी पिछड़े जातियों को न्याय मिलने की व्यवस्था निर्माण होगी और इसीलिए हमारा वो आग्रह रहेगा। बाकी जो भी पीसी चाको साहब ने आपके सामने मुद्दे रखे हैं, उस सारे निर्णयों को या मुद्दों को मैं सपोर्ट करता हूं। मैं इतना ही जाते जाते कहूंगा कि आप महाराष्ट्र की चिंता मत कीजिए। महाराष्ट्र फिर से उभर के एक राष्ट्रवादी का सामर्थ्यवान गढ़ के नाते आपके सामने आएगा। हमें सबको इंतजार है वो पार्लियामेंट के और विधानसभा के चुनाव का, और इसीलिए मैं अपेक्षा करता हूं आपका ये सपोर्ट कायम रहेगा। हमारे सारे महाराष्ट्र के जो बचे हुए विधायक हैं, वो विधायक से ज्यादा संख्या रोज शाम को, अभी मैं बैठा था तो अभी एक उस तरफ गए हुए विधायक से बात हुई। वो कहते हैं हम पवार साहब के साथ ही है, थोड़ा दबाव है, प्रेशर है, हमें इस तरफ रहने दीजिए। और इसलिए परिस्थिति बहुत अलग है, दिखाई कुछ और देता है। आप चिंता मत कीजिए। फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जयंत पाटिल साहब। अब मैं सोनिया दुहन जी से गुजारिश करूंगा कि आप आइए और 2 शब्द। धन्यवाद। अभी मेरी बात शुरू करने से पहले क्लाइड क्रिस्टो ने मुझे एक पर्ची पे लिख के दिया कि आप मेरा इंट्रोडक्शन दे दो। मैं तब से बोल रहा हूँ, लेकिन लोग बहुत सारे यहाँ मुझे शायद जानते नहीं हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी क्लाइड क्रिस्टो जी को, जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही साथ गोवा के ऑब्जर्वर हैं।
हैप्पी। मैं आज हमारी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग में माननीय पवार साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं और मेरे साथ साथ हजारों युवाओं के और स्पेशली उन लड़कियों के मार्गदर्शक हैं जिन्होंने साहब में एक उम्मीद की किरण देखी। तब से जब लड़कियों के लिए कोई ये भी नहीं सोचता था कि ये इंसान भी हैं, जब लोग सोचते थे कि हम जानवर हैं, तब से हम लोग पवार साहब में एक उम्मीद की किरण देखते हैं और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये प्रूव भी किया है। साथ ही साथ टीपी पीताम्बरम मास्टर जी का व अन्य जनरल सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंटल हेड्स, फ्रंटल हेड्स, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे स्टेट हेड्स, नेशनल सेक्रेटरीज और एनवाईसी, एनएमसी और एनएससी और स्पोक्स पर्सन व बाकी हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका मैं यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साहब, कई दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि बोला आप किस राष्ट्रवादी से आते हैं। मैं सरप्राइज नहीं हुई क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने मुझे ये बात पूछी कि मैं किस राष्ट्रवादी से आती हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं उस राष्ट्रवादी से आती हूँ जिस राष्ट्रवादी के अध्यक्ष माननीय शरद पवार हैं और वो शरद पवार जिन्होंने ये ठाना कि मुझे एक औलाद चाहिए, वो औलाद चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद जब 1974 के आसपास जब लोग परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का सोचते भी नहीं थे, उन्होंने मेल होके फैमिली प्लानिंग करी थी। इससे बड़ा क्या उदाहरण दूं, उनका लड़की ही पेश हो गया। मैं उस पार्टी से आती हूँ, उस एनसीपी से आती हूँ जिस एनसीपी ने सबसे पहले महिलाओं को महाराष्ट्र में लोकल निकाय चुनाव, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या हमारे ब्लॉक समिति के चुनाव हो या बाकी चुनाव हो, उनमें हमें 50% रिजर्वेशन दिया था। मैं उस राष्ट्रवादी से आती हूँ। मैं उस राष्ट्रवादी से आती हूँ जहां महिलाओं को काम करने के लिए ये नहीं कहा जाता कि आप महिला हो, आप यहाँ आगे नहीं आ सकती। मैं उस राष्ट्रवादी से आती हूँ जिसमें हमारे राज्यसभा में 3 मेंबर हैं और 3 में से 2 महिलाएं हैं। मैं उस राष्ट्रवादी से आती हूँ जिसमें हमारे लोकसभा में 4 मेंबर्स हैं और 4 में से 1 महिला है। मुझे फख्र है कि मैं माननीय पवार साहब की एनसीपी से आती हूँ और मुझे फख्र है कि मैंने उनके अंडर काम करके सीखा है और मैंने सीखा है कि समाज के लिए कैसे काम किया जाता है। आज सबको पता है कि महिला आरक्षण का बिल लाया गया है। मैं आप लोगों के सामने ये इसलिए रख रही हूँ, इस समय मैं हरियाणा स्टेट से आती हूँ। हम सब लोगों ने बात करी, विद्रोही जी ने बोला कि सबके पीछे ना आता है, एक के पीछे ल भी आता है, वो महिला है जिसके पीछे ये सरकार पड़ी हुई है। वो महिलाएं जिनके लिए मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में एक शहर है पानीपत, वहां बोला था बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। उसी हरियाणा में आज हम बेटियां रोडों पे पिट रही हैं, हमें रोडों पे घसीटा जाता है। उस हरियाणा में, जिस हरियाणा से सबसे ज्यादा पहलवान देश को दिए जाते हैं, स्पेशली महिला पहलवान देश को दी जाती हैं, उसी हरियाणा की बेटियां यहाँ पे जनपद पे बैठी हुई थी, जंतर मंतर पे महीनों बैठी हुई थी और आखिरी में इस सरकार ने उनको, इन सरकार की पुलिस ने घसीटा और उनके साथ बर्बरता की। उसी हरियाणा से आती हूँ जहां का एक मंत्री एक महिला कोच के साथ बंद कमरे में छेड़खानी करता है और वहां की बीजेपी की सरकार उसे हटाना तो दूर की बात, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इसे नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इस तरीके की स्टेटमेंट विधानसभा में देते हैं। ये वही हरियाणा है जहां माननीय मोदी जी ने ये बोला था कि महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ। ना तो बेटी बची इनसे, ना ही पढ़ी। और मैं ये आज इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं
क्योंकि एनसीपी वो पार्टी है, माननीय पवार साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं कि शायद अगर मैं गिनवाने लगूं तो सुबह की रात हो जाए। जब माननीय पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने सोचा कि लड़कियों को अगर डिफेंस फोर्सेस में लाया जाए तो वो बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं, तो उन्होंने हमें पहली बार फौज में रिजर्वेशन दी थी। आपका मैं पवार साहब इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी फाइटर पायलट्स बनी और बहुत सारे एक्सीडेंट्स कम हो गए, क्योंकि लड़कियां जब कभी भी, महिलाएं जब कभी भी सामने आती हैं तो वो अपना 100 से भी ज्यादा % देती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। माननीय पवार साहब का धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया। दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमें आरक्षण तो देते हैं, लेकिन वो भी जुमले में देते हैं। जैसे जुमले में हमें पढ़ा रहे थे, हमारी रक्षा कर रहे थे, हमें बचा रहे थे, वैसे ही हमें आरक्षण दे दिया। क्या बोले? आरक्षण तो दे रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपकी गिनती करवा लूं और प्रशमन कर दूं, उसके बाद आपको आरक्षण दूंगा। क्या जब गाय के नाम पे ये लोग वोट मांगने गए थे, गाय के नाम पे हजारों लाखों करोड़ों के इन्होंने घोटाले करे, तब गाय की गिनती नहीं हुई क्या? तब तो नहीं करी। अब महिलाओं की कैसे परसिमन तक वेट करें? कब से हम सालों साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम भी 33%, जैसे माननीय पवार साहब ने हमें आधा रखा हुआ है कि हम संगठन में आधे हैं, हम लोकसभा में 33% हैं, हम राज्यसभा में 75% है, 3 में से 2 हैं। उस तरीके से ना जाने हमें कब देश में आरक्षण मिलेगा। ये तब मिलेगा जब हम सब लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे और इकट्ठा होकर लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से अब जो कुछ लोग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। माननीय पवार साहब थे, हैं और रहेंगे। मैं अपनी बात को एक ही बात से कंक्लूड करना चाहूंगी। कुछ लोगों को ये लगता है चोरों की तरह कोई लेटर ड्राफ्ट करके अपने आप को कुछ भी बता के कहने से कोई क्लेम नहीं होता है। आज मैं यहां खड़ी होकर बोलूं मैं अमेरिका की प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति हूं, इससे कोई फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो अपने आप को चोरों की तरह बंद कमरों में 2-3 लोगों में अपने आप को अध्यक्ष डिसाइड कर लेते हैं। चौड़े में आओ और आके बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, कौन है और कौन रहेगा। धन्यवाद। शुक्रिया सोनिया दुहन जी। अब मैं जिन्हें स्टेज पर बुलाने वाला हूं, उनकी आवाज सुनकर प्रेरणा मिलती है। उनकी बुलंद आवाज, जिसे इंग्लिश में हम बैरिटोन वॉइस कहते हैं, वो लोकसभा में गूंजती है। ऐसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा डॉक्टर अमोल कोहली जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय मास्टर जी, शास्त्री जी, जितेंद्र आव्हाड साहब, नरेंद्र जी वर्मा, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, सभी पीसी चाटो जी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, आप सभी उपस्थित मान्यवर। हालांकि यहाँ पे बैठे कई लोगों से उम्र में छोटा हूं, इसलिए कुछ सुझाव नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हाँ कुछ निरीक्षण है वो जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि देश की जो हालात है इससे हम भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन विद्रोही जी ने अपने भाषण में कहा कि जिन जिन शब्दों के अंत में न आता है वो सभी परेशान है, किसान है, नौजवान है, मुसलमान है। लेकिन विद्रोही जी थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा कि सरकार ने आज देश में और एक चीज के अंत में न आता है, वो ही परेशान है जिसे इंसान कहते हैं। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन होने के बाद जल्दी से इंडिया का भारत करने की पहल की गई। लेकिन इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, कुछ भी कहो,
लेकिन अगर मणिपुर में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उज्जैन में जो घटना होती है, तो अगर ऐसी घटनाएं घटती रही तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या नहीं? और ये इंसान की परेशानी आज सरकार में, और ये देश की जो परेशानी है, हम सब महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो है एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स की। अभी आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने अपने भाषण में कहा शायद ये हो सकता है कि किसी मुल्क पे हमला होने की कुछ संभावनाएं बोली जा सकती है, लेकिन उसी के साथ जो 22 जनवरी को होने वाला है, अयोध्या में राम मंदिर का जो लोकार्पण होने जा रहा है, देखिए प्रभु श्री राम जी से कोई आपत्ति नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, हमारे ही भगवान है, लेकिन एक संस्कृति है जो महाराष्ट्र में देखी जाती है, पूरे देश में देखी जाती है। कोई किसी अनजान आदमी से आप मिलते हो तो आप क्या करते हो? कोई सलाम कहता है, कोई नमस्कार कहता है, और वैसे ही कौन कहता है? राम राम कहता है। तो हमारी संस्कृति है एक दूसरे को मिले तो राम राम कह के जोड़ने की, लेकिन अगर जय श्री राम करके तोड़ने की अगर संस्कृति इस देश में आए तो इस देश ने उस संस्कृति को नकारना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की जो प्रतिमा हमारे दिल में है, जो छवि हमारे दिल में है, बचपन से आपने जो छवि देखी है, जो प्रतिमा देखी है, कौन सी देखी है? प्रभु श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, नीचे बैठे हनुमान जी, और प्रभु श्री राम जी का हाथ आशीष के लिए उठा हुआ है। ये प्रतिमा हमारे दिल में है। धनुष्य की प्रत्यंचा ताने हुए किसी पे हमला करने वाले प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा अगर हम पे ठोपी जाए तो हमें कौन से श्री राम को चुनना है? ये हमें समाज को, ये हमें देश को बताना पड़ेगा। और इस माहौल में जो पवार साहब की अहमियत है, ये बार बार मैं उजागर करता हूं। हम ताल कटोरा स्टेडियम में जब हुआ था सम्मेलन, तभी भी मैंने ये बात दोहराई थी कि हम फुले शाहू अंबेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन ने महात्मा फुले जी को देखा, ना बाबा साहब अंबेडकर जी को देखा है, ना राजर्षि शाहू महाराज को देखा है, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो तत्व है, उनके जो विचार है, उन विचारों पर 55 सालों से ज्यादा एक व्यक्ति को चलते हुए देखा है, और वो व्यक्ति आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। और जब आदरणीय पवार साहब के साथ अभी जयंत पाटिल साहब ने कहा महाराष्ट्र की चिंता मत कीजिए, मैं उसी बात को दोहराऊंगा, महाराष्ट्र की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पवार साहब के साथ जब महाराष्ट्र में कई रैलीज में हम घूमते चाको जी, तो पीछे की गाड़ी में बैठ के एक चीज ऑब्जर्व करता हूं। ये ऑब्जर्व नहीं करता कि पवार साहब रैली में क्या भाषण करेंगे, ये ऑब्जर्व नहीं करता कि रैली में कितनी भीड़ आएगी, लेकिन एक निरीक्षण बहुत जरूरी है कि हमने कई लोगों के वीडियोस देखे हैं कि खाली सड़कों पे हाथ दिखाते हुए जाने वाले लोग भी अपने देश में हैं, लेकिन जब पवार साहब का काफिला महाराष्ट्र के रास्ते से निकलता है तो बर्तन मांजती हुई महिला बर्तन छोड़ के आके देखती है पवार साहब को, युवा आके देखता है पवार साहब को, किसान अपना काम छोड़ के देखता है पवार साहब को। सवाल यह उठता है, ये सब लोग पवार साहब को क्यों देखते हैं? जो लोग पिछले 5 दशकों से पवार साहब को देख रहे हैं, आज उनके नजरों में पवार साहब के प्रति अलग भाव है। वो भाव क्या है वो बताना चाहूंगा। किसी ने कहा अपनों से जब वार होता है, मैं वही बोलता हूं, जब धोखे से पीठ पे वार होता है ना, तो दर्द यहां नहीं, दर्द यहां उठता है। और जब दर्द यहां उठता है तो 2 विकल्प होते हैं, या तो दर्द से आंखों में आंसू निकल आते हैं, या फिर उस दर्द का परिवर्तन संघर्ष में हो जाता है, और जो उसका परिवर्तन संघर्ष में करता है उसको संघर्ष योद्धा के रूप में देखते हैं। ये संघर्ष योद्धा के रूप में आज पूरा महाराष्ट्र आदरणीय पवार साहब को देख रहा है। जब यहां आ रहा था तब बाहर मीडिया ने पूछा कल चुनाव आयोग की हियरिंग शुरू होगी, क्या होगा, सिंबल का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। मुझे एक किस्सा याद आया। एक बुजुर्ग का बर्थडे था, तो बुजुर्ग का बर्थडे था तो कई लोग उसके बर्थडे में शरीक होने आए, कई लोग शरीक होने आए, हर कोई उत्साहित था कि हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं,
क्योंकि उस बुजुर्ग ने उतना किया था, उसने घर खड़ा किया था, उसने उस घर की नींव डाली थी, उसने वो दीवारें खड़ी की थी, उसने वो छत बनवाई थी, उसने उस पूरे परिवार को एक विकास की राह पे लेके गया था। लेकिन जब बुजुर्ग का केक सामने आया तो किसी ने केक पे बुजुर्ग का नाम ही हटा दिया। तो सब परिवार वाले हक्का बक्का हो गए, हड़बड़ा गए। अरे जिस बुजुर्ग ने ये सब खड़ा किया उसी का नाम केक से हटा दिया। और सब जब चिंता में थे तब बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, केक पे से नाम हटाने से क्या मेरा कर्तृत्व मिटा सकते हैं? क्या मेरा इतिहास मिटा सकते हैं? या लोगों के दिलों में जो मेरी छवि है वो छवि कौन मिटा सकता है? और इसीलिए कल क्या होगा इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो करने वाले हैं वो मेरे हाथ में नहीं, तो उस पर भाष्य क्यों करूंगा। लेकिन एक तत्व है, इस देश का एक तत्व है कि न्याय मांगा जाता है। न्याय एक बार मांगा जाता है, न्याय 2 बार मांगा जाता है, न्याय 3 बार मांगा जाता है। लेकिन अगर मांगने से न्याय नहीं मिलता तो दम उतना रखना चाहिए कि न्याय छीनने की ताकत रखनी चाहिए। और ये न्याय छीनने की ताकत लोकतांत्रिक स्वरूप से, लोकतांत्रिक रूप से जब जाएगी तो ये जो दर्द यहां उठा है, इस दर्द को अगर पाले तो इस ताकत को हम इतना बड़ा कर पाएंगे कि हर आने वाले चुनाव में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में अपने विजय का परचम लहराएगा। क्योंकि हां, ये भली भांति सब जानते कि समय कठिन है, समय कठिन है, लेकिन उसी के साथ इस बात पर भी गौर फरमाना चाहिए कि तलवार की परीक्षा रण मैदान में होती है और इंसान की परीक्षा कठिन समय में होती है। बाहर मीडिया वालों ने और एक बात पूछी, कुछ लोगों ने कहा कि सामने कद्दावर लोग हैं। ऐसे एक वाकया बताता हूं। एक उस्ताद थे, उस्ताद ने बड़े बड़े पहलवान तैयार किए, पहलवानों को सिखाया, पहलवानों ने बहुत सारे दंगल जीते। तो कोई पहलवान ये श्री कहलाया, वो पहलवान कोई केसरी कहलाया, सब होते गया। और पहलवानों का कद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पहलवानों को लगा कि हम कुश्ती के सब दाव जानते हैं। और एक दिन पहलवानों ने उस्ताद का हाथ छोड़ दिया और एक दिन उस्ताद को ही ललकार दिया। जब पहलवान ने उस्ताद को अखाड़े में ललकारा तो उस्ताद ने सिर्फ इतना कहा, आपको लगता है मैंने आपको सब दाव सिखाए, उस्ताद का एक दाव बाकी रहता है। और ये दाव आने वाले समय में जरूर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जब कठिन समय होता है तो हर आदमी के पास 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है जब आपकी पीठ दीवार से सट जाती है और सामने वाला आप पे हावी होने की कोशिश करता है, तो 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है शीश झुकाकर उसको शरण जाना, और दूसरा विकल्प होता है सीना तान कर मुकाबला करना। इतिहास शरणागतों का नहीं, लड़ने वालों का लिखा जाता है। क्योंकि आप में से कई लोग दिल्ली आते हैं तो आगरा गए होंगे। आगरा गए? आगरा का लाल किला देखा है आपने? देखा है? आगरे के लाल किले में वास्तव्य किसका था? शहंशाह औरंगजेब का था, जिसका काबुल से बंगाल तक जिसकी सल्तनत थी। उस औरंगजेब का वास्तव्य आगरा के लाल किले में था। इस लाल किले में कितने लोगों ने कदम रखा होगा, कितने राजाओं ने, कितने महाराजाओं ने, कितने सुल्तानों ने, कितने सरदारों ने कदम रखा होगा। लेकिन आगरा के लाल किले के बाहर अगर किसी की मूर्ति है, अगर किसी का स्टैचू है, तो किसका है? आगरा के लाल किले में कई सुल्तानों ने, कई राजाओं ने, कई महाराजाओं ने कदम रखा। लेकिन बाहर अगर आज भी स्टैचू है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने ये संदेश दिया है कि दिल्ली के आगे शीश झुकाना हमें गंवारा नहीं है। और ये लड़ने वालों का जो इतिहास है, इस इतिहास को हम स्मरण करें, इस इतिहास को याद करें, तो आने वाला समय जरूर हमारा होगा। अधिकारी जी, आपने एक बात कही, मैं निर्णय देने वाला हूं नहीं, क्योंकि हम सिपाही है और सिपाही का धर्म यह होता है कि सेनानी जो बोले उस काम पे वो अग्रेसर हो जाए। तो
आपके प्रदेश में जरूर सांसद होने के नाते आपके प्रदेश में अगर कोई कार्यक्रम हो तो आदरणीय पवार साहब की अनुमति से जरूर आने की मैं कोशिश करूंगा। ये आपको मैं शब्द देता हूं और अंत में इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूं कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अभी किसी ने कहा बहुत सारा कंफ्यूजन, गोवा के हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया करते हैं। इसके बारे में बोलना चाहूंगा।